सेनेट इंतखाबात करीब आने पर हुक्मरान जमात की सफ़ों में हलचल बढ़ रही है। कोई है जो तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि उन्हें इसका पता है। वज़ीर आज़म मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं। मुंतखब अरकान के लिए फंड्स का ऐलान किया गया है। सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के बजाय ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और अब आईनी तरमीम की तैयारी की जा रही है। इस सब के बावजूद कुछ तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को जहांगीर तरीन की याद सता रही है। डॉन अखबार में मंसूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज के साथ दीगर रहनुमा भी हैं जो ये समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में अरकान को काबू में रखने के लिए पार्टी को जहांगीर तरीन की ज़रूरत है। इन अरकान का यह भी ख्याल है कि नून लीग सेनेट के लिए वोट खरीदने के लिए मैदान में है और अरकान सूबाई असम्बली की वफादारी खरीद सकती है। राजा रियाज ने भी दावा किया कि वज़ीर आज़म ने भी उनकी इस बात से इत्तफाक किया है कि सेनेट इंतखाबात के लिए तजर्बाकार टीम की ज़रूरत है। इन तमाम क़यास सराइयों को वज़ीर आज़म की आज की गुफ्तगू से भी तक़वियत मिलती है जो उन्होंने साहिवाल में सहाफ़ियों से की। इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में बोलियां लगती हैं, अभी से बोलियां लगना शुरू हो गई हैं और हमें पता है कि कौन सा सियासतदान पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को ख़रीदने के लिए। पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। इस सारे मामले का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि 2 रोज़ कबल ही खुद वज़ीर आज़म ने मुंतखब अरकान असम्बली को 50 करोड़ रुपए फ़ीकस तरक्याती फ़ंड्स देने की मंजूरी दी। हालांकि माजी में वज़ीर आज़म मुंतखब अरकान को फ़ंड्स देने की सख्ती से मुखालफत करते रहे। किसी MNA MP को कभी डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन करवा के सारे फंड नीचे गांव तक MPs इनका काम कानून साजी होना चाहिए, इनका काम डेवलपमेंट फंड लेना नहीं चाहिए। 90 अरब रुपया ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड के नाम पे नून लीग के MNAs को दे रहा है। ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर MNAs और MPs को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? आप MNA और MPA को जो डेवलपमेंट फंड मिलते हैं ये बंद कर देंगे। इस बार हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने MNA MPs को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहां से शुरू होती है। कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं, MPs बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर MNAs बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वही गवर्नमेंट उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो देखते देखते अरबोपति बन जाते हैं। ये सिस्टम ही गलत है। ये सिस्टम करप्शन को प्रमोट करता है। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं, आप पावर में आते हैं, आप डेवलपमेंट फंड्स एक MNAs और MPs को देना शुरू कर देते हैं। वो आप अगर उनको आप साथ मिलाना हो तो ज्यादा फंड्स दी। उन्होंने ग्रुप बना लिया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, आप फंड्स के लिए बनाया। हमने पख्तूनख्वा में ये सब कुछ देखा है। MNA और MP को ये जो रिश्वत देते हैं डेवलपमेंट फंड के नाम पे। बल्दियाती इंतखाबात हुए नहीं हैं। अदालतें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं और जो बल्दियाती फ़ंड हैं वो ज़रूर मुख्तलिफ MNAs और MPs को दिए जा रहे हैं। तरक्याती फ़ंड ज़रूर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ मुजीबुर-रहमान शामी साहब और फाज़ हुसैन साहब मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया, फाज़ हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ये वाकई कुछ नाराज़ियों का मसला है कि MPs नाराज़ हैं इसलिए ओपन बैलेटिंग की, फ़ंड्स देने की, ये सारी की सारी बातें की जा रही हैं, या फिर वाकई कोई ख़रीदार हैं जिसकी वजह से हुकूमत चाहती है कि जी करप्शन ना हो, ओपन बैलेटिंग हो, और जिसकी वजह से इतने ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भी गए, फिर अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेकर आ रहे हैं, ये सारा मामला कर रहे हैं। पैसे लेकर तो कोई घूम नहीं रहा, ना मैंने कोई ऐसी खबर सुनी है, ना कोई इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में या पीपल्स पार्टी की सफ़ों में कोई ऐसा शख्स है जिसके पास पैसों की बोरियां हो और वो लेके फिर रहा हो। लेकिन हुकूमत के अंदर एक नाराजगी की लहर तो पाई जा रही है और कई MPs जो है वो गैर मुतमईन है और इस यानी वो उतने से कितने ऐसे हैं जो अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और कितने ऐसे हैं
जिनमें बगावत के जरासीम है, इसके बारे में तो कोई यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल एक ऐसा मौका है जबकि हुकूमत जो है वो परेशान है और इस्तराब में मुब्तला है। और आप ये देखिए कि उसकी हुकूमत की परेशानी कि वहाँ एक खातून रुकने असम्बली है जंग की, वो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के पीछे पड़ी हुई थी एक अरसे से, लेकिन उनका तबादला नहीं हो रहा था। अभी 2 दिन पहले अचानक उनका तबादला कर दिया गया क्योंकि वो खातून रुकने असम्बली जो है वो वजीर आजम से जाकर मिली थी। तो एक हुकूमत की सफ़ों में एक भगदड़ सी तो मची हुई है, और कितनी ये हकीकी है और कितना ये खुद हुकूमत अपने आप से डर रही है, इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ न कुछ हो सकता है। पंजाब की सियासत जो है उसके बारे में आप यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि हर चीज हमवार तरीके से चलेगी। और इस वक्त इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट हो और खुफिया बैलेट ना हो, तो उसकी तह में ये खौफ भी पोशीदा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के बाज लोग जो है उन पर भी काम हो रहा है, उनको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है और खुद कुछ टूटने के लिए मौजूद भी है। तो मुनासिब ये होगा कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों खुफिया बैलेट के जरिए इलेक्शन ना कराएं और तरमीम कर ले दस्तूर में, ताकि जिसकी जितनी नशिस्तें हैं उसको वो मिल सके। तो और ज़ाहिर माजी में खुद अपोजिशन का मौक़िफ़ रहा है इस हवाले से कि खुफिया अगर होती है रायशुमारी तो उसकी वजह से करप्शन बढ़ती है। अब देखते हैं कि अपोजिशन जब ये तरमीम आएगी तो इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। फाउसिन साहब, आपको क्या लगता है, वाकई कुछ बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं जिसकी वजह से इतनी एक्टिव हुकूमत हो गई है, फ़ंड्स भी दिए जा रहे हैं, मुलाकातें भी की जा रही हैं, तरामीम भी लाई जा रही हैं, अदालत से भी रुजू किया जा रहा है, या फिर मामला कुछ और है? देखिए शाहज़ेब, हमें ये तो नहीं मालूम कि वो बहुत बड़ा हिस्सा है या दरमियाना है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ अनरेस्ट है, कुछ जो है वो बेइत्मीनानी है। और उसकी वजह यह है कि जो पंजाब, ख़ुसूसन जो पंजाब में जिस तरह की पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुई है वो बड़ी कमज़ोर है। और वो न सिर्फ ये कि पंजाब सूबे को किस तरीके से गवर्न किया जा रहा है, बल्कि सेंटर से, इस्लामाबाद से जो पंजाब की जिस सियासी तरीके से उसको चलाने की ज़रूरत थी, वहाँ भी कमज़ोरी आ रही है। और इसीलिए जो उस दिन आपने सुना मीटिंग में कि राजा रियाज साहब ने जो जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया, वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का जिक्र नहीं था, वो शायद ये ख्वाहिश थी कि हमें कोई ऐसा शख्स चाहिए जो पंजाब और पंजाब के MNAs और MPAs उनको मैनेज कर पाए, ऑन अ डेली बेसिस बाकायदा तौर पर उनके काम करे, उनकी ज़रूरियात पूरी करे, और साथ साथ सेंटर में वज़ीर आज़म को जो है वो पंजाब के हवाले से पॉलिटिकल एडवाइस दे। ये बड़ा की जगह है जो जहांगीर तरीन साहब जब से गए हैं वो अभी तक को प्ले नहीं कर पाया। और उसकी वजह से जहांगीर तरीन साहब के जाने के बाद और उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंट रोल था वो ख़त्म होने के बाद ये पहला बड़ा टेस्ट आ रहा है सेनेट इलेक्शंस का, और इसलिए गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल में कुछ हद तक इनसिक्योर हो रही है। और ये क्या हुकूमत से नाराज़ी ही वजह है या फिर वाकई पैसों का मामला भी है जिसकी वजह से खुद वज़ीर आज़म को अपने माजी के मौक़िफ़ के बरक्स ये तरक्याती फ़ंड देने पड़े, हालांकि वो माजी में कहते थे कि करप्शन का सबसे बड़ा जरिया है? मेरे ख्याल में ये एक कॉम्बिनेशन है, दोनों तरफ है। देखिए, एक तो इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसे चलते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बारी चल रहे हैं। और यहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात दुरुस्त है कि जब हमें मालूम है कि एक प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, तो हम उसको हल करने के लिए क्यों नहीं कोई तरीक़ाकार जो है वो सामने लेके आ रहे। तो यहाँ तक तो वज़ीर आज़म की बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस मामले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो प्रॉब्लम हो रहा है कि पंजाब के अंदर जो PTI के जो इलेक्टेबल्स हैं, जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, उनमें एक रंजिश का पहलू है, क्योंकि वो उनके मामलात उस तरीके से हल नहीं हो पा रहे, उनको वो उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पा रही जो जहांगीर तरीन जैसा कुछ शख्स दिया करता था। और PTI के पास कोई सेंटर में इस तरह का बड़ा पंजाब एक्सपर्ट नहीं है जो तमाम तर पंजाब की पॉलिटिकल मामलात को भी चलाए और साथ साथ उसकी जो है वो वज़ीर आज़म से भी इतनी डायरेक्ट एक्सेस हो कि कोई काम रुके ना।
तो ये मेरे ख्याल में एहसास अब पहली बार गवर्नमेंट को हो रहा है कि इन प्रॉब्लम्स की वजूहात से सेनेट में कोई गड़बड़ ना हो जाए। पैसों का मामला बिल्कुल है और शायद उस वजह से हुकूमत को भी और ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा है। ये अहम बात है। शामिर साहब, मैं एक और बात जानना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है हुकूमत पर कारकर्दगी और गवर्नेंस के हवाले से तो तनकीद हो ही रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का भी वादा करके आए थे कि वो गवर्नेंस बेहतर करेंगे, मगर जो सबसे अहम वादा था वो करप्शन कम करने का और लूटी हुई दौलत वापस लाने का। दौलत तो वापस नहीं आई, एक बयानिया ब्रॉडशीट की वजह से बना के जी उल्टे पैसे वापस गए, और जाहिर है उसमें जो जनरल मुशर्रफ के दौर में मुआहदा हुआ और तोड़ा गया उसका किरदार है। मगर साथ ही जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है जिसमें दोनों साल करप्शन बढ़ने का तासुर है, आपके ख्याल में ये अपोजिशन को फ़ायदा देगा या इस किस्म की रिपोर्ट से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि पीडीएम की तहरीक नाकाम हो गई? देखिए, हुकूमत का जो बयानिया है वो तो इससे सख्त मुतासर हुआ है और हुकूमत ने यानी झूठ बोला है और ये कहने की कोशिश की है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बारे में ये रिपोर्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। और आपने भी इसे वादे कर दिया और दूसरे जो मीडिया के हल्के हैं उनमें भी ये बात वाज़ेह हो चुकी कि ये मुस्लिम लीग नून का मामला नहीं है, ये पीटीआई की हुकूमत का मामला है। और इसका सबसे बड़ा नारा जो तक करप्शन था और वो करप्शन को खत्म नहीं कर पाई बल्कि उसमें इजाफा हो गया है। और अब इसमें जो क्रेडिबिलिटी है हुकूमत की वो तो मजरूह हो रही है, लेकिन अपोजिशन जो है वो इससे कितना फायदा उठाएगी, ये अपोजिशन अपनी जगह अपने आप से उलझी हुई है। आप देखें, अपोजिशन इसलिए हुकूमत की कमजोरी से फायदा नहीं उठा पा रही और हुकूमत जो है वो अपोजिशन की कमजोरी से फायदा उठा रही है। ये एक फर्क है जो दोनों में नजर आता है। जो हुकूमत है वो उसकी कंपेनिंग बड़ी जबरदस्त है, उसके तर्जमान जो हैं वो बस एक उल्टी सीधी हाँक देते हैं और उड़ा देते हैं और फिर उसी को हकीकत समझकर उसका पीछा करते रहते हैं। लेकिन जो अपोजिशन है उसका जो बयानिया है वो कुछ हाँप हाँप कर चल रहा है, कोई टूट टूट कर चल रहा है। एक उसके अंदर भी एक ताकत और कुव्वत नहीं है जो होनी चाहिए। फाजिल साहब, ये जो बयानिया है ज़ाहिर है इमरान खान साहब का, वो तो खुद कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ मैंने बयानिया बनाकर मैं इलेक्शन जीता हूं, और फिर वादे भी बाद में करते रहे। कि करप्शन बढ़ने का तासुर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की दोनों साल रिपोर्ट आना और बढ़ जाना, फिर उनका तस्दीक करना कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का रेटा है, कितना जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है उसको मुतासिर करेगा? और आपको लगता है अपोजिशन इसका फ़ायदा उठा सकती है या अपोजिशन की तहरीक में वो जान नहीं है कि वो फ़ायदा उठा सकें? देखिए शाहजेब साहब, मेरे ख्याल में ये जो खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी जो अहमियत है उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि माजी में जब यही खबर आती रही है तो उससे किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो सियासी फ़ायदा उठाया, और जो उस वक्त का उनका बयानिया था कि जी हुकूमत जो है और हुक्मरान हैं वो करप्ट हैं, उस बयानिए को किस तरीके से इसी खबर की बुनियाद पर मुस्तहकम किया। अब अजीब सूरत हाल है कि यानी कि उस बयानिए की नफ़ी करती है ये खबर जो आई है, लेकिन अब देखिए कि अपोजिशन जो है वो उस तरीके से अपने बयानिए को हुकूमत के ख़िलाफ़ उतनी तेज़ी से आगे बढ़ाने में नाकाम हो रही है जितना कि पीटीआई अपोजिशन में करती थी। तो मेरे ख्याल में खबर बहुत बड़ी है लेकिन अपोजिशन इसको हैंडल नहीं कर पा रही, और शायद अपोजिशन का जो बयानिया बनाने का जो एक फेलियर है ये उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है। तो शामिर साहब, जो पहला फेज था पीडीएम का, उसका जो डेडलाइन थी वो भी नहीं मीट हुई, वो फेज तो नाकाम हो गया। आपको लगता है कोई दूसरे फेज में ये दोबारा मोमेंटम पकड़ सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ, या अब मोमेंटम दोबारा हाथ नहीं आएगा पीडीएम के, अब ये हुकूमत नहीं गिरा सकते? देखिए, पीडीएम हुकूमत को डराती तो रहेगी और डराने की सलाहियत उसमें है और हुकूमत के आसाब पर भी सवार है, क्योंकि आप देखें उठते बैठते खुद वजीर आजम, उनके वज़रा, उनके खुसूसी मुआवन वो पीडीएम की बात करते चले जाते हैं, इसके बगैर उनको नींद नहीं आती। लेकिन पीडीएम जो है उससे भी कुछ गलतियां सरजद हुई हैं। एक, उसने मौसम का ख्याल नहीं रखा, उसने वबा का ख्याल नहीं रखा, और एक अपनी धुन में एक ऐसा एजेंडा मुरतब कर लिया जिस पे अमल नहीं कर सकी। अब ये हो सकता है कि ऊंच नीच होती रहे, लेकिन पीडीएम जो है उसका दौरानिया लंबा हो जाएगा उसकी जिद्दोजहद का, और वो कोई बहुत जल्द नताइज हासिल तो नहीं कर सकेगी। लेकिन इंतखाब जो
उसकी घड़ियां करीब आएंगी, उस वक्त उसमें एक कुव्वत पैदा होती चली जाएगी। और अगर अभी बल्दियाती इंतखाबात होते हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, तो ये भी एक बड़ा मार्का होगा और हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अपोजिशन पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी, और सिंध में तो हालात जो है वो जाहिर है सबके सामने। और फासिल साहब, आपको लगता है कि पीडीएम ऑपोजिशन अब कोई खतरा है इस हुकूमत के लिए, या वो खतरा खत्म हो चुका है? देखिए, मुझे इस वक्त पीडीएम फौरी तौर पर हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं लग रही। अगर हम खतरे को डिफाइन करें इस पैराहे में कि क्या हुकूमत जो है वो उसकी छुट्टी हो सकती है, हुकूमत की छुट्टी होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, कुछ एकदम कोई एक यानी कि अनफोर्सीन को मामला हो जाए, जिस तरह कि आपको याद है कि पैनमा हो गया था, तो वो अलग कोई बात है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो पीडीएम की जो एक मरकज़ी जो थ्रेट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में अपोजिशन को भी ये बहुत हद तक अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने जो कुछ करना है उनका हदफ अब 2023 के इलेक्शन होंगे, और उसी हवाले से वो कोशिश करेंगे कि हुकूमत के ऊपर दबाव जारी रखें। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से अपोजिशन ने उसको ट्रीट किया है, अगर उन्होंने दबाव इसी तरह रखना है तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।